जय हिंद। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी। अब एग्जाम ना कंटिन्यू चलते रहेंगे। 23 जून को प्रीलिम्स निकाल के मेंस भी देना है, तो कम से कम 3 महीने के लिए बोल दो, कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे आपकी बेबी हो चाहे आपका बाबू हो। ठीक है, तो चलो, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह MBBS एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही कोई मेंटर हूँ, बस पढ़ते पढ़ते जो मुझे फील होता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो आज हम बात करते हैं डे 24 के टारगेट का। और डे 24 के टारगेट में हमने स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल से गुप्त काल तक। अब देखिए, आप मुझे बोलेंगे इतने सारे टॉपिक क्यों दे रहा हूँ। देखो, यदि आपने पहले पढ़ लिया है हिस्ट्री, आपने पहले 2-3 बार रीड मारी है, तो सेंसेस को एक बार सिर्फ रीड मार लीजिएगा। रीड मारने का तरीका क्या है बताता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। प्रागैतिहासिक काल को ऐसा ऊपर रीड करना है कि इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पर है। प्रागैतिहासिक काल में इंपॉर्टेंट साइट्स देख लो। उसके बाद जब आप आएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स देख लो। इंपॉर्टेंट साइट्स में क्या क्या मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं, उनको देख लो। विज्ञानों के विद्वानों के मत देख लो और नाश होने के कारण देख लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता में आते हैं तो वैदिक सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा, इन दोनों का आपको मर्ज करके पढ़ना है। तो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है जो टॉपिक है, और ये सब आप एक तरीके से साथ में चलने वाले हैं। आप इन दोनों को लिंक कर दीजिएगा। आपका वैदिक साहित्य तो ऑलरेडी कंप्लीट है यदि आपने पहले प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ ली है तो। बस नॉर्मल से आपका जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। और ज्यादा आपको सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नॉर्मल चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ रीड मार के निकल जाएंगे तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको समझ में आ जाती हैं। और आप मोस्टली क्वेश्चन ये होते हैं कि टिक हो जाता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिएगा कि जैसे अगन्य मतलब ना मारे जाने वाला, जिसे हम गाय को कहते थे, इस टाइप के वर्ड्स देख लीजिएगा। ऋग्वेद के 10 मंडल को या तो बकायदा याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इतना आप यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास में समझ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल हो गया। वैदिक काल के जाए के बाद महाजनपद तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट है मगध। महाजनपद 16 के 16 नाम, 16 के 16 की लोकेशन, कौन से स्टेट्स में थे, राजधानी क्या थी, ये सब आपको याद होना चाहिए। यदि याद ना हो तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यदि एग्जाम में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्लासीफाई कर सको। देखो, याद होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने कम टाइम में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, बस आप इतना पढ़ लीजिएगा कि आप लोकेशन याद कर लीजिएगा। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में कहाँ पर है, मगध कहाँ पर है। जैसे मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की लोकेशन देख ली कि मगध में यहाँ पर है। चंपा का देख लिए, चंपा भी मगध के आसपास थी ना, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। अंग कहाँ था, उसके बाद आपका कंबोज कंधार कहाँ पे था, मत्स्य कहाँ था, सूरसेन कहाँ था, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी याद कर लेना। एमपी में कौन कौन से थे महाजनपद, ये याद कर लेना। एमपी महाजनपद में जैसे अवंती में अशोक का शासन था, ये चीज वगैरह है। इतना हो गया, वैदिक सभ्यता होगी, महाजनपद हो गया। महाजनपद के बाद कौन से काल आएंगे आपके, महाजनपद के बाद आएगा आपका हर्यक वंश, बिंबिसार पढ़ लेना। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु को मार देंगे। और फिर बिंबिसार के बाद हर्यक वंश के बाद आ जाएगा आपका शिशुनाग वंश के बाद आ जाएगा नंद वंश के बाद आ जाएगा मौर्य वंश। देखो, नंद वंश में ना महापद्मनंद चंद्राज्ञा की उपाधि मिली, ऐसे याद कर लेना। और परम भट्टारक सर्वशतांतक ऐसी उपाधि उसने धारण करी थी। और द्वितीय परशुराम कहा जाता था क्योंकि इसने क्षत्रियों का बहुत बड़ा संहार कर दिया था। फिर मौर्य आ गया। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मौर्य काल में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई आपके लिए। मौर्य काल में आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ सिकंदर का आगमन भी उस समय हो जाता है। तो उस समय से मतलब सिकंदर का तो धनानंद के समय में होता है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर से लड़ता है। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, जैसे सेंट्रोपोटस कहा जाता है। मतलब ये चीजें याद करना। फिर आएगा बिंदुसार अशोक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोक को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपको देखने को मिलेगा कि अशोक से मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अशोक से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपके मौर्य वंश के बाद आ जाएगा आपके बाद शुंग वंश के बाद पहले इंडिया का पढ़ लीजिएगा। जैसे मतलब उसके बाद फिर जो बाहर से आक्रमण होंगे, जैसे इंदु शक, पहला कुषाण, इनके आक्रमण होंगे तो उनका आक्रमण को बाद में पढ़ना। पहले यदि मेरी बात मानो तो इंडिया का पढ़ लेना गुप्त काल तक। जैसे शुंग हो गया,
शुंग के बाद गुप्त काल, शुंग के बाद सातवाहन आएंगे, सातवाहन के बाद गुप्त काल आएगा। तो इस तरीके से पहले इंडिया का बता रहा हूँ, इतना हो जाए फिर आप पढ़ लेना इंडो शक पहला कुषाण, उसके बाद जो संगम है संगम को पढ़ लीजिएगा। और गुप्त काल में देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो नवरत्न है उसकी ट्रिक से, जैसे www अमर का धन घड़े में छुपाया, इस तरीके से ट्रिक्स बना लेना। ट्रिक्स बनने में आपको चीजें ज्यादा आसानी से याद हो जाती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और कौन सी खोज किसने करी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और सोर्सेस क्या थे ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इनको तो अच्छे से पढ़ लेना। तो ये मैंने आपको बता दिया D24 का टारगेट कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कहाँ तक पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। लगभग आपकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आप रिवीजन करें ना तो आप सोच के रिवीजन करना है। कि मतलब बहुत तक ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को सोच लेता हूँ, मेरे को हिस्ट्री की तो टाइम पहले मेरे दिमाग में घूमती रहती है, इस टाइप से याद करना है। फिर दूसरा मैं वो याद करना है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। अब मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में संपूर्ण इतिहास के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें वो कवर कर लेना है आपको। जैसे कि आपको प्रमुख महल हो जाएगा, प्रमुख किले, प्रमुख महल। अब ये तो आपके हिस्ट्री यदि आपने पढ़ी, संपूर्ण इतिहास पढ़ा, तो आधा टॉपिक तो आपको यहीं पे कवर हो गया कि किसने कौन सा किला बनाया, किसने कौन सा महल बनवाया। ठीक है, फिर आपको लोक कला, लोक पर्व, लोक संस्कृति और मध्य प्रदेश जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये जो टॉपिक है आपको यूनिट 10 के साथ कवर हो जाएगा। तो यदि आप इस टॉपिक कवर करेंगे तो यूनिट 10 का भी ऑटोमेटिक एक बार रिवीजन हो जाएगा और यूनिट 2 का भी रिवीजन होता जाएगा। फिर पर्यटन स्थल जैसे हमने कल एग्जाम पीरियड में पढ़ लिया और अब आप इसका भी रिवीजन करेंगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको चीजें पता चल रही हैं। यदि आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे ना अलग अलग यूनिट से, यदि आप एक यूनिट को बस ये समझेंगे कि एक यूनिट से सिर्फ एक यूनिट कवर हो रही है तो आप गलत है, क्योंकि एक यूनिट से लगभग 2 या 3 यूनिट कवर होती है, क्योंकि भाई सब चीजें आपस में लिंक है। जैसे बात करें एसडीजी की अवधारणा की, तो एसडीजी की अवधारणा आपको यूनिट 6 में ही पढ़ना पड़ेगा और यूनिट 7 में ही पढ़ना पड़ेगा। तो चीजें वास्तविकता में वही है, आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, बस उसकी यूनिट वाइज उसकी अप्रोच बदल जाती है। जैसे यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड में एसडीजी, और इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि उसके लिए इकोनॉमी लेवल में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश कल्याण संस्कृति का, मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 7 की। जैसे हम जो मानव शरीर संरचना का, मुझे लगता है बहुत सारे टॉपिक आपके छूट गए होंगे, तो वो टॉपिक छूट गए कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना समय मिले तो। और फिर स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, एसडीजी का अवधारणा बहुत ईजी है। एसडीजी का अवधारणा, अब एसडीजी की सिंपल सी ट्रिक है आज पहले, मतलब बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे आप खाने की तरह से याद करोगे तो आराम से जाएंगे 17 तक। जैसे आप यदि बोलो तो 117 तक का मैं नाम गिना सकता हूँ। जैसे फर्स्ट में सुन गरीबी, दूसरे में सुन भूखमरी, तीसरे में अच्छा जीवन और स्वास्थ्य, चौथे में आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें लैंगिक समानता, 6 में स्वच्छ जल, 7वें में सस्ती ऊर्जा, 8वें में आर्थिक विकास, 9वें में नवाचार, 10वें में समानता में कमी, 11वें में 12वें में जिम्मेदारी से उपभोग व्यय एवं उत्पादन, 13वें में क्लाइमेट चेंज हो गया, 14 में आपका भूमि पर जीवन, 15 में जल पर जीवन, 14-15 में थोड़ा कंफ्यूजन है देख लूंगा, 16 में शांति और न्याय के लिए संस्थानों की स्थापना, 17 में सबके लिए भागीदारी। ये बहुत ईजी ट्रिक है, ये सब मैंने बताया अपनी ट्रिक से। ट्रिक मेरे दिमाग में जो ट्रिक चल रही है तो क्या है, ट्रिक आपको रखना दिमाग में और आपको बोलना है वो चीजें। तो यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपकी चीजें होती जाएंगी। अब बात करें सतत विकास की अवधारणा बता दिया, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। देखो ये ऐसी चीज है ना, प्रदूषण की आप ना लगभग मेरी क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रदूषण बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप प्रदूषण को एक बार जल्दी से रीड मान लेना, उसमें आपका कवर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये यूनिट 3 का भी रिवीजन करेगा। यूनिट 3 में भी भारत में प्राकृतिक आपदाएं एक टॉपिक दिया गया है, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका यूनिट 3 से प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन टॉपिक भी कवर होगा और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं ये भी कवर होगा। बस इसमें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। और उस मैनेजमेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज, जैसे हो गए डार्ट हो गया, डीप ओशन असेसमेंट और रिपोर्ट ऑन सुनामी, इस साइड से क्या काम किए जा रहे हैं। फिर जैसे जीआईएस का यूज किया जा रहा है, जीपीएस का यूज किया जा रहा है, ट्रैकिंग के लिए क्या यूज किया जा रहा है, एटलस रोबोट का यूज किया जा रहा है। और साथ जो स्नैक्स टाइप के जो रोबोट होते हैं ना, कि सांपटे में कहीं भी घुस जाते हैं, उस टाइप के रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। तो जो इसमें प्रबंधन है, प्रबंधन में आप पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनर में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें संस्थागत प्रयास पढ़ना है लेकिन बहुत कम पढ़ना है, और संस्थागत प्रयास मतलब संस्थागत क्या प्रयास किए जा रहे हैं ना, साइंटिफिक मैनर ये पढ़ना है। तो आप ना पहले चीजों की अप्रोच को समझो कि यदि कोई सिमिलर टॉपिक दिया गया है तो उस सिमिलर टॉपिक में क्या क्या सिमिलरिटी पढ़ना है। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा लेकिन उस यूनिट से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक हमें उसमें ध्यान देना है। हम बात करें एग्जाम पीरियड की, तो एग्जाम पीरियड से हमने दोबारा रिवीजन स्टार्ट किया। डे 1 में हमने, डे 2 में शायद हमने टारगेट दिया था। अब प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद। देखो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व तो आप पढ़ लेंगे यार। प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। आपके कॉन्टेक्ट में कम से कम 100 से 150 लोग तो होंगे, मेरी बात मतलब सच बात होगी। आपके कॉन्टेक्ट में कम से कम 100 से 150 लोग होंगे। उसमें क्या करना है, हर एक व्यक्ति का नाम होगा।
अब आप क्या करिएगा कि जो जो नाम कॉमन है जिनको आप जानते हैं, ये सोचिए कि ये जो चर्चित है, ये चर्चा में वो व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति का ना सोचिएगा, पर चर्चा में जो आपका फ्रेंड है उस नाम का वो व्यक्ति चर्चा में है, और जो नहीं है तो सोचिएगा कि वो आपका दोस्त है और आप उससे इसलिए मिलने वाले हो, आपका काम उससे इसलिए क्योंकि वो चर्चा में है और आप उससे मीटिंग करना चाहते हो। इस टाइप से यदि आप सोचेंगे तो चर्चित व्यक्ति भी बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं प्रमुख आयोग बोर्ड निगम परिषद। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो दो टॉपिक कवर होंगे, एक तो आपका हो गया तो चर्चित व्यक्ति तो आपका करंट का टॉपिक है, लेकिन जो प्रमुख आयोग बोर्ड निगम परिषद है ये आपका क्या का टॉपिक है पता है? ये आपका टॉपिक है जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है उसका टॉपिक है, यूनिट 5 का टॉपिक है। तो यदि आप इससे पढ़ेंगे तो यूनिट 5 का भी टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। बात करें स्पीडी की, स्पीडी में भारत एवं विश्व में प्रथम पढ़ना है, ये लगभग एक पेज का तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस करना कि विश्व में भारत के रैंक यदि जिसमें फर्स्ट है तो क्वेश्चन हमसे से पूछेगा, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि स्वदेशी चीजों पर ज्यादा बल दिया जाता है। और प्रमुख समझौते या ज्ञापन, प्रमुख समझौते ज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो प्रमुख समझौते ज्ञापन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लगे और जो फ्रिक्वेंटली आपके सामने आते रहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 7, यूनिट 8 बता दी। इसमें से मुझे लगता है कि आपका 7 जो टॉपिक है वो छूटेगा, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो उसके साथ मतलब ये मान के चलिए मुझे पता है कहाँ पे क्या चीजें छोड़नी है और कहाँ पे क्या चीजें कवर करनी है। और बस ये जो होता है ना कि एक इलास्टिक होती है, तो इलास्टिक को हम एक लिमिट तक खींच सकते हैं। इलास्टिक की एक लिमिट होती है जहां तक हम उसको खींच सकते हैं। यदि हम इसको ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, और इससे कम खींचेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी का पूरा यूज नहीं होगा। तो आप लोगों की जो क्षमता है, आप लोगों की क्षमता है एक तरीके से इलास्टिक टाइप की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मतलब आपके इलास्टिक कैपेसिटी इतनी है ना, तो मैं इतना खींचने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं पूरा भी नहीं खींच रहा, बस मैं इतना खींचने का ट्राई कर रहा हूँ। जब लास्ट के 10 दिन होंगे ना, तब लास्ट के 10 दिनों में मैं इतना खींचूंगा आपको पूरा, इतना कि यदि मैं ज्यादा खींच दूंगा तो आपकी मतलब लिमिट पहुंच जाएगी। बस एक जो होता है ना कि आपको बेस्ट देना, आपको लास्ट स्टेज बेस्ट देने पे इतना, उस हिसाब से मैं टारगेट डिसाइड कर दूं, क्योंकि मैंने खुद स्टडी करी है, मुझे खुद पता है कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर हो सकते हैं। और यदि कोई लिटरली पढ़ने वाला व्यक्ति होगा जिसने ये वीडियो देखे तो उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं सच बात बता रहा हूँ या गलत बात बता रहा हूँ। तो अभी मैंने 1 से लेके 8 तक का बता दिया आपको, तो इसमें आप कवर कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।